हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा ये वीडियो यूपीएससी पीवाईक्यू का सीरीज़ नंबर दूसरा है। इसके पहले मैंने पहला सीरीज़ अपलोड कर दिया है, तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। उसमें मैंने देखिए प्राचीन इतिहास के 2014 से लेकर 2023 तक के यूपीएससी के द्वारा पूछे गए सारे प्रश्नों का विश्लेषण बहुत विस्तार से किया है। तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। देखिए उस वीडियो में मैंने एक ही वीडियो में सारा चीज़ कंप्लीट कर दिया है, यानी प्राचीन इतिहास को एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दिया है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम मध्यकालीन के केवल पार्ट 1 को देखेंगे और इसके बाद दूसरा पार्ट 2 भी आएगा, तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में देखिए हम मध्यकालीन इतिहास के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं यूपीएससी में 2014 से लेकर 2023 तक के सारे प्रश्नों को विस्तार पूर्वक देखेंगे। और इसी के साथ मेरे द्वारा प्रयास किया जाएगा कि जो वीडियो है वो ज़्यादा लंबा ना हो, कम से कम 20-25 मिनट से वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबा ना हो, ताकि आपको देखने में भी सहज रहे और मुझे बनाने में भी, अपलोड करने में भी सहज रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि 2014 में पूछा गया प्रश्न है, फतेहपुर सिकड़ी का इबादत खाना क्या था। ठीक है, देखिए 4 ऑप्शन है। राज्य परिवार के इस्तेमाल के लिए प्रसिद्ध मस्जिद। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है अकबर का निजी प्रार्थना कक्ष। तीसरा ऑप्शन है, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था। डी ऑप्शन है वह कमरा जिसमें विभिन्न धर्म वाले कुलीन जन धार्मिक बातों के विचारार्थ जमा होते थे। देखिए फतेहपुर सिकड़ी का इबादत खाना जो था, ऑप्शन सी सही होगा। वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था। इबादत खाना में क्या होता था, उसमें ये एक ऐसा भवन था जिसमें विभिन्न धर्मों के लोग जो थे, विद्वान जो थे, एक साथ बैठकर अकबर चर्चा करते थे और जो भी धर्म से संबंधित मुद्दे होते थे उसमें अकबर और विद्वानों के द्वारा साथ मिलकर चर्चा की जाती थी प्रत्येक बृहस्पतिवार को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्यकालीन भारत में महत्तर और पटकिल पदनाम किसके लिए प्रयुक्त होते हैं। देखिए 1 लाइनर टाइप के क्वेश्चन है। देखिए महत्तर और पटकिल पदनाम किसके लिए प्रयुक्त होते थे मध्यकालीन भारत में, आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है सैन्य अधिकारी, बी ऑप्शन है ग्राम मुखिया, ऑप्शन सी है वैदिक कर्मकांड के विशेषज्ञ, ऑप्शन डी है शिल्पी श्रेणियों के प्रमुख। तो देखिए महत्तर और पटकिल जो थे ये ग्राम मुखिया थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई मध्यकालीन भारत में जो है वो ग्राम हुआ करती थी और ग्राम के प्रमुख को ही महत्तर कहा जाता था और इसी को साउथ में यानी दक्षिण भारत में पटकिल कहा जाता था। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2015 में पूछा गया हमारा प्रश्न है, आपको वर्तमान क्षेत्र बताना है। तो चंपक, मध्य भारत, दुर्गारा, जम्बू, कुल्ता, मालाबार, उपर्युक्त में से कौन सा युग्म सही ढंग से मेल खाता है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है। देखिए चंपक, आप सभी अगर महाजनपद पढ़े होंगे तो उसमें पता होगा आपको कि जो चंपक था जिसे चंपा कहा जाता था, तो अंग की राजधानी थी जो कि मध्य भारत में नहीं है, ये बिहार में था। ठीक है, दुर्गारा देखिए बिल्कुल सही है, जम्मू कश्मीर में दुर्गारा है। कुल्ता जिसे वर्तमान में कुल्लू कहा जाता है, तो कुल्लू कहाँ है, आपने सुना होगा कुल्लू मनाली, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, तो मालाबार में नहीं है। तो इस प्रकार से देखिए केवल व केवल ऑप्शन बी सही है, यानी केवल व केवल मिलान जो है वो 2 सही है। दुर्गारा जो था वो जम्मू कश्मीर में था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप उपर्युक्त उपमहाद्वीप में बारूद के प्रयोग की शुरुआत हुई थी। इसमें देखिए तीन ऑप्शन है और इसमें बताना है कि कौन सा सही है और नीचे कुट का प्रयोग करके बताना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप क्या क्या चीज़ें शुरू हुई थी। तो पहला ऑप्शन है उपमहाद्वीप में बारूद के प्रयोग की शुरुआत हुई। दूसरा ऑप्शन है इस क्षेत्र में स्थापत्य कला में मेहराब और गुंबद बनने की प्रथा जो है वो शुरुआत हुई। और तीसरा ऑप्शन है इस क्षेत्र में तैमूरी या तिमुरिद राजवंश स्थापित हुआ। तो देखिए इसका देखिए बारूद का जो प्रयोग है उपमहाद्वीप में, ये जब बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के बीच आपस में जब झगड़ा हुआ था तो 1367 में, ठीक है,
1367 में सर्वप्रथम उपमहाद्वीप में जो है बारूद का प्रयोग किया गया था। तो ये ऑप्शन आपका ऐसे ही नहीं होगा। तो जहाँ जहाँ एक है उसको आप कट कर देंगे तो भी आप हमारा जो उत्तर है वो निकल कर आ जाएगा, केवल व केवल 3। बाकी और भी देख लेते हैं। देखिए, इस क्षेत्र में स्थापत्य कला में मेहराब और गुंबद बनाने की जो शुरुआत है वो आपका दिल्ली सल्तनत में ही हो चुका था, और इस क्षेत्र में तैमूरी या तिमुरिद राजवंश की स्थापना हुई। तो ये हमारा तीसरा जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है। देखिए, तैमूरी क्यों कहा जाता है, आप सभी को पता होगा कि बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था, जो कि तैमूर वंश से संबंधित थे। ठीक है, और बाबर की माँ का नाम तुगलक निगार था, जो कि चंगेज खान के वंश से आती थी। तो इस प्रकार से तैमूरी वंश कहा जाता है। तो ऑप्शन बिल्कुल बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए साम्राज्य की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता है कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है। तो उम्मीद है कि आप सभी को ये पता होगा, प्रश्न इसका उत्तर पता होगा। देखिए, इसमें हरिहर प्रथम, आपने सुना होगा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है वो हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में कृष्णा नदी की सहायक नदी जो तुंगभद्रा थी उसके दक्षिणी तट पर की थी। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन होते थे। तो देखिए, इसमें 3-4 ऑप्शन है। इसमें बताना है कि जब मध्यकालीन भारत था तो उसमें बंजारे सामान्यतः कौन आते थे, कृषक, योद्धा, बुनकर या व्यापारी। देखिए, मध्यकालीन भारत में जो है वो व्यापारी जो है वो बंजारे की श्रेणी में आते थे, क्योंकि इनका काम था जो सामान थे उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना था। तो बंजारे जो थे वो व्यापारी के कैटेगरी में आते थे, यानी व्यापारी जो है वो बंजारे के श्रेणी में आते थे। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी प्रश्न काफ़ी आसान है, उम्मीद है कि आप सभी लोग इसको जानते होंगे। सम्राट अशोक के राजादेशों का सबसे पहले विकुटन किसने किया था, यानी जो अशोक राजा थे उनका अशोक के राजादेशों का सबसे पहले विकुटन किसने किया था। तो इसका जो ऑप्शन सही है जेम्स प्रिंसप ने किया था। देखिए, 1837 में जो है 1837 में जेम्स प्रिंसेप जो कि ब्रिटेन के आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने अशोक के राजादेशों का सबसे पहले उनके जो अभिलेख थे उनको पढ़ा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, हमारा 3 ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है और सही कुट का प्रयोग कर कर आपको आंसर बताना है। तो बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। दूसरा ऑप्शन है बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। तीसरा ऑप्शन है बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता प्रदान करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। तो इसका देखिए, आप बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान का नहीं है, ये महायान संप्रदाय का जो है केंद्रीय संकल्पना है। ये आपने बोधिसत्व जब आप जैनिज्म पढ़े होंगे, बौद्धिज्म जब पढ़े होंगे तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें आपने पढ़ा होगा। बोधिसत्व जैन मत के महायान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना थी, न कि हीनयान का। तो देखिए, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। तो जहाँ 2 है उसको आप कट कर सकते हैं, बचा हमारे सामने 2 ऑप्शन बी या सी। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है केवल व केवल बी है। ठीक है, यानी दूसरा और तीसरा बिल्कुल ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2016 में पूछा गया प्रश्न है, अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात 2 ऐतिहासिक स्थानों में से कौन सी बातें समान हैं। इसमें आपको ये बताना है, कुट का प्रयोग कर कर बताना है कि कौन सी ये 2 बातें हैं जो समान हैं। देखिए, पहला ऑप्शन देख लेते हैं, दोनों एक ही समय काल में निर्मित हुए थे। थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगाएंगे, अगर आपने पढ़ा है इतिहास तो आपको पता होगा कि दोनों जो है अजंता और महाबलीपुरम अलग अलग समय में बनाए गए थे। और दूसरा ऑप्शन है, दोनों एक ही धार्मिक संप्रदाय से संबंधित हैं। देखिए, आपने इतिहास पढ़ा होगा तो आपने अजंता कई बार सुना होगा। अजंता बौद्ध गुफाएं थी, ठीक है, ना कि दोनों एक ही धर्म से संबंधित हैं। तो अजंता आप सभी को पता है कहाँ है, महाराष्ट्र में है, बौद्ध गुफाएं हैं इसमें। और महाबलीपुरम जो कि तमिलनाडु में है, वहाँ ये जो महाबलीपुरम है वो एक हिंदू मंदिर है। तो ऐसे ही हमारा 2 ऑप्शन नहीं होगा। तो बचा कौन सा, बी ऑप्शन, यानी केवल
3। दोनों में देखिए चट्टानों को काटकर इनका निर्माण कराया गया है। तो अजंता और महाबलीपुरम में शिलाकृत स्मारक है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घट्टा किसे निरूपित करता है? देखिए मध्यकालीन भारत में एक शब्द है अर्घटा, ये किसको निरूपित करता है ये आपको बताना है। अर्घटा देखिए पहला ऑप्शन है बंधुआ मजदूर, बी ऑप्शन है सैन्य अधिकारियों के को दिए गए भूमि अनुदान, सी ऑप्शन है भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जलचक्र, या डी ऑप्शन है कृषि भूमि में बदली गई बंजर भूमि। तो देखिए इसका जो ऑप्शन करेक्ट है ये बिल्कुल सी सही है। भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जलचक्र यानी वाटर व्हील जो है अर्घट्टा मध्यकालीन भारत में कहा जाता था। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे। देखिए आप सभी को पता है कि पीवाईक्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हमारे एग्ज़ाम के लिए। तो आप जितना हो सके पीवाईक्यू का बार बार रिवीजन करते रहिए ताकि चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहे और बाद में अगर इनसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसको कर सके। तो इसलिए बार बार आप रिवीजन करते रहिए। देखिए भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीरगाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? इसमें देखिए 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो श्रमक कथा या परिव्राजक कथा या अग्रहारिक कथा। तो देखिए मगध का जो था ये मगध का ये व्यवसाय था कि इतिवृत्तों, राजवंशी इतिहासों तथा वीरगाथाओं को कंठस्थ करना मगध का व्यवसाय था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देखिए ये आपको बताना है कि प्रसिद्ध स्थान और इसी के साथ ये क्षेत्र दिया गया है तो कौन सा सही है और उपर्युक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं यानी कौन से सही हैं। देखिए बोधगया, बघेलखंड, खजुराहो, बुंदेलखंड, शिरडी, विदर्भ, नासिक, मालवा, तिरुपति, तो रॉयल सीमा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है देखिए खजुराहो, बुंदेलखंड ये सही है और तिरुपति जो है रॉयल सीमा। तो केवल 2 और 5, तो हमारा ऑप्शन सी सही है, 2 और 5। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें देखिए 2 ऑप्शन है और इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो पढ़ लेते हैं। पहला है तमिल क्षेत्र में सिद्ध एकेश्वरवादी थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। ऑप्शन दूसरा है कन्नड़ क्षेत्र में लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न लगाते थे तथा जाति अधिक्रम को अस्वीकार करते थे। तो देखिए हमारा ये जो दोनों प्रश्न है, दोनों कथन है बिल्कुल सही है। तो ए और 1 और 2 बिल्कुल दोनों सही है। 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर के शासक कृष्णदेव की कराधान व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन पढ़ लेते हैं। भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी। यहाँ पर आप शासक देख सकते हैं। विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय की बात हो रही है उनके समय में। तो देखिए भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी। कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे। तो हमारा जो दोनों ऑप्शन है बिल्कुल सही है। विजयनगर के जो शासक थे कृष्णदेव राय, उनके काल में ये सब सारी व्यवस्थाएं कराधान से संबंधित देखने को मिलती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए इसमें भी कूट का प्रयोग करके आपको बताना है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला जो कथन है फतेहपुर सिकड़ी स्थित बुलंद दरवाजा तथा खानखा के निर्माण में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग हुआ था। देखिए ये ऑप्शन सही है। अब हम बी देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन लखनऊ स्थित बड़ा इमामबाड़ा और रूमी दरवाजे के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग हुआ था, ये गलत है। लेकिन देखिए इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो हमारा केवल ऑप्शन ए सही होगा, लेकिन यूपीएससी के द्वारा ऑप्शन डी माना गया है तो हम उसी को मानकर चलेंगे, न 1 और न 2। ठीक है, यूपीएससी के अगर आप ऑफिशियल आंसर की में देखेंगे तो इसका ऑप्शन डी सही है, जो 2018 में पूछा गया प्रश्न है। अगला देखते हैं। सुप्रसिद्ध चित्र बड़ी ठनी किस शैली का है? इसमें देखिए हम लोग को ये बताना है कि जो बड़ी ठनी चित्र है वो किस शैली में है, बूंदी शैली में या जयपुरी शैली में या कांगड़ा शैली में या किशनगंज शैली में। तो इसका जो ऑप्शन सही है केवल व केवल डी सही है, यानी बड़ी ठनी जो है वो किशनगंज शैली में बनाई गई है। और बड़ी ठनी के चित्रकार कौन है? तो निहाल चंद्र जो है वो बड़ी ठनी के चित्रकार है। और देखिए बड़ी ठनी कौन थी?
किशनगंज जो है, किशनगंज रियासत के जो राजा सामंत सिंह थे उनकी प्रेमिका का नाम जो था बड़ी ठनी था और इसे भारतीय मोनालिसा भी कहा जाता था। आप सभी को पता है कि भारतीय मोनालिसा काफ़ी फेमस वर्ल्ड पेंटिंग है। तो भारतीय मोनालिसा अगर आपसे पूछा जाए किसे कहा जाता है तो बड़ी ठनी चित्र को भारतीय मोनालिसा कहा जाता है। देखिए अगले हम वीडियो में जो भी क्वेश्चन बाकी हैं तो हम उसको कवर करेंगे। तो देखिए ये हमारा पार्ट वन है मध्यकालीन भारत का। तो आप अगला वीडियो जो हमारा आएगा तो उसको भी देख सकते हैं। अगर आप प्राचीन इतिहास का देखना चाहते हैं तो पूरे एक ही वीडियो में मैंने कवर किया है, 1 घंटे का लगभग वीडियो है। तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। बाकी आप बार बार रिवीजन करते रहिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो और अगर आपको लगा हो थोड़ा सा भी आप समझ पाए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा नहीं लगा हो तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। बाकी अगर कोई आप सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कर सुझाव दे सकते हैं। थैंक यू।